बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली ड्रग्स फॉर यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है जी। अब यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो ड्रग्स आती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। एक है यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया और दूसरा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है जी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं इनएबिलिटी टू मेंटेन पेनाइल इरेक्शन फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है जी। ये होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज है वो इनलार्जमेंट हो जाए ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो यूरिटर के जो डायमीटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। अच्छा जी। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनमें है ओरल फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है जी। ओरल फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है, जिसमें ड्रग्स आती हैं सिल्डेनाफिल, वर्डिनाफिल, एवानाफिल एंड टेडोलोफिल। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चाहूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। तो अब हम बात करते हैं जी यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दो तरह के, एक आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। उसके बारे में मैंने आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बताया कि ये है इनएबिलिटी टू मेंटेन पेनाइल इरेक्शन फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। काज क्या है इसके? मेनी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल काजेज होते हैं। वेस्कुलर डिजीज़ की ये भी काज होता है, डायबिटीज़, डिप्रेशन, मेडिकेशन, ये सारे के सारे काज होते हैं। उसके अलावा बीपीएच क्या है? ये नॉन मैलिग्नेंट इनलॉर्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है जी। प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ठीक है जी। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते चलें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम ट्रीट करने के जो थेरेपी यूज़ करती हैं वो एक तो है पेनाइल इम्प्लांट्स। ठीक है जी। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि पेनस के इनसाइड इम्प्लांट की जाती हैं, या इंट्रापेनाइल इंजेक्शंस। ठीक है जी, जो कि पेशेंट को दी जाते हैं फॉर इरेक्शन पर्पस। उसके अलावा नंबर थर्ड फर्स्ट लाइन थेरेपी जो कि मेडिसिन होती हैं, ओरल फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, 5 इनहिबिटर। इसमें ड्रग्स आती हैं जो मैंने पीछे बताएं, सिल्डेनाफिल, वर्डिनाफिल, एवानाफिल एंड टेडोलाफिल। ये ड्रग्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पर उनका जो डोज रेजिमेंट वो डिफरेंट होता है। अब होता क्या है बेसिकली फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि ये इरेक्शन होती कैसे है पेनस की, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे थोड़ा गाइड कर दूँ उसके बारे में। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास एक सेक्सुअल स्टिम्युलेशन आती है। ठीक है जी। सेक्सुअल स्टिम्युलेशन, उस सेक्सुअल स्टिमुलेशन की नतीजे में क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज करा देता है। अब जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ये पेनस की तरफ जाता है। ठीक है जी। पेनस की तरफ जाता है और ये जो है उसकी ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो फिलअप हो जाता है तो ये इरेक्ट और स्वेल हो जाता है पेनस। ठीक है जी। यहाँ तक तो ये था। अब ये जो ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो कैसे बढ़ता है? यहाँ पे एक मॉस होता है, मॉस ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कार्वेनोसम। इसका बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड सप्लाई में। जब ये कार्पस कॉलेनोसम रिलैक्स होता है ना, तब जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है, इस कार्पस कॉर्वेनोसम को हमें रिलैक्स रखना होता है। इनके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो टुवर्ड्स द पेनस और जो है इरेक्शन हो सके। ठीक है जी। अब दो चीज़ें एक और आती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है जी, दूसरा होता है क्या? सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है जी। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर लें तो इसका इरेक्शन में कैसे रोल है?
ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता है, वेजो डायलेशन कराता है। वेजो डायलेशन कैसे कराता है, बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलीज करता है तो उसकी वजह से वेजो डायलेशन हो जाती है, और उस वेजो डायलेशन की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से इरेक्शन होती है। सेम वेज सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का इरेक्शन में रोल है, इरेक्शन में रोल प्ले करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें, ये क्या करता है, ये बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है जी। और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या करती है, इजैक्यूलेशन को प्रमोट करती है। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा क्या करता है, इजैक्यूलेशन में हेल्पफुल होता है, और पैरासिम्पैथेटिक हमारा क्या होता है, इरेक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, जो हमने ड्रग्स लिखी थी यहाँ पे, हमने पढ़ा था इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ओरल फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर ड्रग्स, इनका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें तो वो किस तरीके से होता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल होता यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनाइल इरेक्शन के लिए सेक्सुअल स्टिमुलेशन जाती है। वो सेक्सुअल स्टिमुलेट किसको करते हैं, स्टिमुलेशन स्टिमुलेट करती है न्यूरॉन्स को। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये इंटर होता है किसमें, कॉर्पस कार्वेनोसम में, जो कि बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है किसमें, इरेक्शन में, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई कंट्रोल करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो हो गया। अब जैसे ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है जी, ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इंटर होता है किसमें, कॉर्पस कार्वेनोसम में, ये इंटर हो गया इसमें। यहाँ पे आपको दिखा गया ये हो रहा कार्पस कार्वेनोसम, ये रहा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें इंटर हो गई। जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड कार्पस कार्वेनोसम में इंटर हो जाएगी, ठीक है जी, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है हमारी, ये कार्पस कार्वेनोसम की है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेसिकली इंटर हो गई है। अब ये क्या करेगी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। कौन सी एंजाइम, वो होती है ग्वानिल साइक्लेज, ठीक है। इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ये ग्वानिल साइक्लेज क्या करती है, बेसिकली ये जो है बेसिकली जीटीपी को कन्वर्ट करती है किसमें, सीजीएमपी में, ठीक है जी। अब ये सीजीएमपी बेसिकली फर्दर क्या करता है, ये सीजीएमपी फर्दर करता है, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज जी को, प्रोटीन काइनेज जी को। इस प्रोटीन काइनेज जी का जो है बहुत ही रोल होता है किसमें, कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स होती है स्मूथ मसल में, उसको कंट्रोल करने में। यही क्या करती है, प्रोटीन काइनेज जी इसको डिक्रीज कर देती है, इसको रिड्यूस कर देती है कैल्शियम के इन्फ्लक्स को। अब कैल्शियम स्मूथ मसल में कम आएगा तो इट मीन्स जो स्मूथ मसल होंगे वो रिलैक्स रह जाएंगे, और स्मूथ मसल रिलैक्स रहेंगे तो कार्पस कार्वेनोसम क्या करेगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा कर पाएगा किसको, पेनस की साइड को, और इरेक्शन हो जाएगी। पर एक चीज़ होती है, ये तब होगा जब इस सीजीएमपी की कंसंट्रेशन जो हो, वो क्वांटिटी जो हो वो ज़्यादा हो। अगर सीजीएमपी की क्वांटिटी कम हो गई तो ये एक्शन नहीं होगा। क्यों कम होती है, क्योंकि इस सीजीएमपी पे एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होती है, वो एक करती है, वो होती है फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम 5, ठीक है जी। ये क्या करती है, सीजीएमपी को कन्वर्ट करती है किसमें, जीएमपी में। एज अ रिजल्ट होता है क्या है, सीजीएम की क्वांटिटी कम होती है, उसकी वजह से प्रोटीन काइनेज कम स्टिमुलेट होती है, और ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है और रिलैक्स नहीं होता स्मूथ मसल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को ट्रीट करने के लिए, हम इरेक्शन को प्रोमोट करने के लिए हम जो है ए इनहिबिटर्स देते हैं, फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, जिसमें सिल्डेनाफिल मोस्ट फेमस ड्रग ये देते हैं। ये क्या करती है, फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास सीजीएम की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोटीन काइनेज ज़्यादा से ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट कैल्शियम की जो है लेवल डिक्रीज हो जाती है, तो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और ब्लड सप्लाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है किसको, पीनस की साइड को, और जो है इरेक्शन हो जाती है, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक और ड्रग होती है, पर इसके अगर इस सिल्डेनाफिल के या फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स की अगर हम एडीआरस की यहाँ पे बात कर दें कि इनके एडीआरस कौन कौन से होते हैं। इनके एडीआरस होते हैं बेसिकली
ये विजन लॉस करवा देते हैं। विजन लॉस मतलब क्या होता है, पेशेंट जो होता है ब्लू और ग्रीन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, ठीक है जी। और इसके अलावा हेयर लॉस, हेयरिंग लॉस, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। प्रियापिज्म मतलब क्या होता है, ज़्यादा देर तक जो है प्रोलॉन्ग पेनफुल इरेक्शन हो जाती है पीनस की, ठीक है जी, ये भी एडवर्स इफेक्ट में आता है इसका। उसके अलावा फ्लशिंग, हेडेक, ठीक है जी। उसके अलावा डिस्पेप्सिया, नेजल डिकंजेशन। एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ ये होती है कि ये बेसिकली हाइपोटेंशन काज कर देते हैं, ठीक है जी। क्यों होती है, ये वेजोडायलेशन की वजह से होती है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये वेजोडायलेशन कराएगा, जिसकी वजह से जो है बेसिकली ये हाइपोटेंशन काज कर देता है पेशेंट को। और इनका जो है इंटरेक्शन होता है किसके साथ, इनका इंटरेक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स का ड्रग का इंटरेक्शन, इस ड्रग का इंटरेक्शन है किसके साथ, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन के साथ, आइसोसॉर्बाइड ड्राई नाइट्रेट के साथ, मोनोनाइट्रेट के साथ, इनके साथ जो है इसका इंटरेक्शन होता है। उसके बाद एक और ड्रग आती है अल्प्रोस्टाडाल, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ड्रग्स पढ़ी, सिल्डेनाफिल, वर्डिनाफिल, एवानाफिल, टोडाफिल, इन सब का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम का सेम यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है जी। अब होता यह है, एक और ड्रग आती है अल्प्रोस्टाडिल। अल्प्रोस्टाडिल क्या करती है, बेसिकली ये साइक्लिक एएमपी, ठीक है जी, इसकी लेवल बढ़ा देती है। ये क्या करता है, ये फर्दर साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। एज अ रिजल्ट सेम वे स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कंट्रोल करते हैं, और स्मूथ रिलैक्सेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो साइनोसॉइड्स होते हैं पीनस के अंदर वो फिलअप हो जाते हैं ब्लड से, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अब साइनोसॉइड्स क्या हैं ये मैं आपको जो है ना बुक में दिखा देता हूँ कि ये क्या है और इसके बारे में कैसे लिखा गया है।